सोने की चिड़िया, विश्व गुरु, ये सभी नाम हमारे प्यारे देश भारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक समय ऐसा भी था जब भारत का डंका पूरी दुनिया में बजता था, चाहे धन संपदा की बात हो या कला या संस्कृति की। हर मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश था। लेकिन फिर भारत में अंग्रेजों ने प्रवेश किया और भारत को गुलाम बनाकर इसे जी भर लूटा। पर जिस भारत का इतना स्वर्णिम इतिहास रहा था, जहाँ एक से बढ़कर एक वीरों और राजा महाराजाओं ने जन्म लिया था, वो भारत आखिर किसी दूसरे देश की हुकूमत स्वीकार करने को कैसे मंजूर हो गया? आखिर कैसे अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाया और यहाँ 200 सालों तक राज किया? आज की वीडियो में हम आपको अंग्रेजों के भारत में आने से लेकर भारत को अपना गुलाम बनाने तक की पूरी कहानी बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। अंग्रेजों के लिए भारत में अपनी पकड़ बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस समय अंग्रेज भारत आए उस समय भारत पर शक्तिशाली मुगलों का शासन था। 16वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने भारत आना शुरू किया। ये वो दौर था जब भारत पर शक्तिशाली मुगल बादशाह अकबर का राज चल रहा था। अकबर अपने समय में दुनिया में सबसे अमीर राजाओं में से एक थे और उस समय भारत इतना संपन्न था कि पूरी दुनिया का 1/4 उत्पादन भारत में होता था। वहीं अगर दूसरी ओर ब्रिटेन की बात करें तो उस समय वहाँ महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था और वहाँ गृह युद्ध के हालात बन रहे थे, जिस वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई थी। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर करती थी और उस समय ब्रिटेन दुनिया के कुल उत्पादन का सिर्फ 3 से 4% ही उत्पादन कर पाता था। उस समय ब्रिटेन की हालत इतनी खराब थी कि पुर्तगाल और डच लोग भी ब्रिटेन से कहीं ज्यादा आगे थे और पुर्तगाल और डच जैसे देश व्यापार के लिए पूर्वी देशों का रुख कर रहे थे। 15वीं शताब्दी में ही पुर्तगाल और डच कंपनियां भारत आ गई थीं और यहाँ अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थीं। उस समय सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी भारत से यूरोप जाता था। जब पुर्तगाल, डच और स्पेन पूर्वी देशों में व्यापार करके कई गुना मुनाफा कमा रहे थे, उस समय व्यापारियों के रूप में ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारिक जहाजों को लूटकर संतुष्ट हो जाते थे। उसी दौरान ब्रिटेन के एक घुमंतु व्यापारी रॉल्फ फिंच को हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक यात्राएं करते हुए भारत के समुद्र के बारे में पता चला। भारत के बारे में रॉल्फ फिंच से मिली जानकारी के आधार पर ब्रिटेन के 200 पेशावर व्यापारियों ने 31 दिसंबर 1600 को एक कंपनी की नींव डाली, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया और इस कंपनी को ब्रिटेन की महारानी से पूर्वी एशिया में 15 सालों तक व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। शुरुआती सालों में दूसरे क्षेत्रों में व्यापार करने के बाद अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर का लंगर डालकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान किया। इस समय हिंद महासागर में ब्रिटेन के व्यापारिक प्रतिद्वंदी डच और पुर्तगाली पहले से ही मौजूद थे। तब किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये कंपनी अपने देश से 20 गुना बड़े दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक और उसकी लगभग 1/4 आबादी पर सीधे तौर पर शासन करने वाली है। विलियम हॉकिंस ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स प्रथम का फ्रेंड्स नामक पत्र अकबर के लिए लेकर आया था, लेकिन जब तक वो भारत पहुंचा तब तक अकबर की मौत हो गई थी और जहांगीर दिल्ली का शासक था। इसलिए वो जेम्स प्रथम का पत्र जहांगीर के दरबार में लेकर हाजिर हुआ। उसने जहांगीर को और भी बहुत से बेशकीमती तोहफे दिए, लेकिन पुर्तगालियों और डचों के दबाव के कारण जहांगीर ने उसे फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं दी। लेकिन उसके बाद भी अंग्रेज जहांगीर के साथ व्यापारिक समझौते की कोशिश करने में लगे रहे। 1615 में ब्रिटिश संसद के सदस्य और राजदूत सर थॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में आए। थॉमस रॉ ने जहांगीर को कीमती तोहफों और अपनी बातचीत से प्रभावित करके फैक्ट्री खोलने की अनुमति ले ली। इसके बाद कंपनी ने सूरत, पटना, मुंबई और चेन्नई में अपनी फैक्ट्री खोली। उन्होंने अपनी फैक्ट्री में भारतीयों को भी रोजगार दिया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी जल्द ही भारतीयों के बीच प्रसिद्ध हो गई।
शुरुआत में कंपनी चांदी के बदले भारत से चाय, मसाले, रेशम, कपास, गुड़ का शीरा, कपड़ा और खनिज ले जाती थी और उसे विदेशों में कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचकर बड़ा मुनाफा कमाती थी। वहीं दूसरी ओर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिद्वंदी पुर्तगाल, डच और फ्रांसीसी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे थे। इसीलिए इनसे मुकाबला करने के लिए 1670 में ब्रिटिश साम्राज्य चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश में युद्ध करने और उपनिवेश बनाने की इजाजत दे दी, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने पुर्तगालियों, डचों और फ्रांसीसियों से एक के बाद एक करके कई युद्ध किए और इन सभी युद्धों में आखिर में जीत अंग्रेजों की हुई। अब उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि 1686 में तो ब्रिटेन से सेना बुलवाकर वो मुगल बादशाह औरंगजेब से भी भिड़ गए। हालांकि वो मुगलों के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाए और इस लड़ाई में कंपनी की बुरी तरह हार हुई। यह हार इतनी बुरी थी कि कंपनी को अपने कारखानों को वापस पाने के लिए औरंगजेब के दरबार में भिखारियों की तरह नाक रगड़नी पड़ी। औरंगजेब ने कुछ जुर्माना लगाकर कंपनी को माफ कर दिया और वो दोबारा अपना व्यापार करने लगे। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मौत हुई तो मुगल सत्ता एकदम कमजोर पड़ गई, क्योंकि औरंगजेब के बाद जो भी बादशाह गद्दी पर बैठे वो सब के सब अयोग्य और विलासी साबित हुए। इसी वजह से वो भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को भी नहीं रोक पाए। 1717 में तो मुगल बादशाह फारूक शियर ने अंग्रेजों को एक फरमान भी जारी कर दिया, जिसके तहत अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार मिल गया। लेकिन अंग्रेजों ने इस फरमान का दुरुपयोग करके जिससे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला नाराज हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। 23 जून 1757 को पलासी के मैदान में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच जंग हुई, जिसमें अपने सेनापति मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला हार गए, जिसके बाद बंगाल में कर वसूलने की कमान ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई। 1765 में बक्सर की युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराने के बाद अब अंग्रेज और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। इसके साथ ही अंग्रेजों ने भारत में शासन करने के लिए यहाँ के जमींदारों और पढ़े लिखे वर्ग को अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भारत के हित में बहुत से समाज सुधार भी किए। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, सड़कें बनवाई, स्कूल कॉलेज बनवाए, जिससे भारतीय समाज सुधारक अंग्रेजों से बहुत प्रभावित हुए। अंग्रेजों ने भारत के ऊंचे तबके का इतना ब्रेन वॉश किया था कि उन्हें लगने लगा कि अंग्रेजों का भारत में होना भारतीयों के हित में है। इसलिए जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो शिक्षित वर्ग, समाज सुधारकों और जमींदारों ने इसमें भाग नहीं लिया और उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। 1757 में पलासी की युद्ध के बाद भले ही अंग्रेजों ने भारत पर राज करना शुरू कर दिया था, लेकिन 1857 तक नाम मात्र के लिए मुगल बादशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। पर 1857 की क्रांति के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गद्दी से उतारकर रंगून भेज दिया गया और उनके परिवार के सदस्यों का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस तरह 300 साल से भारत पर राज कर रहे मुगल साम्राज्य का अंत हुआ और अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बना लिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है अंग्रेजों में ऐसे कौन से गुण थे जो वो भारत जैसे समृद्धशाली देश को अपना गुलाम बनाने में सफल रहे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।